हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम इसी से आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात है, आशा करता हूँ कि आपने कल जो मैंने कहा था सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्या होगा और क्या भी काफ़ी लोगों ने, और उन काफ़ी लोगों में आप ज़रूर होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। हम आगे पूरी किताब कवर करने वाले इसी तरीके से, इसी आसानी तरीके से, बिल्कुल प्यार प्यार से। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब हमने 6th क्लास कवर कर ली है, और सही में ही ये आपके बहुत आने वाले टाइम तक बहुत यूजफुल होने वाली है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आइए। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। कल हमने यही छोड़कर चले गए थे कि हम जो विज्ञान की जो भी विज्ञान खोज करी है वो दैनिक जीवन में कैसे यूजफुल है हमारे लिए। आज सारे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ हमारे लिए क्या क्या लाई है। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। शिक्षिका ने क्या क्या चित्र दिखाया उनको। देखो, ये पंखा है, ये एरोप्लेन है, तो ये कहाँ से है? ये सब विज्ञान की देन है, यानी कि मानव ने कुछ ज़्यादा सोचा है। और विज्ञान का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक आदमी दे के चला गया। विज्ञान का है एक सोच। वो सोच किसके अंदर आई? आदमी की तरफ, मनुष्य के अंदर आई, तब जाकर उसने कोई इसका नया आविष्कार किया। तो उस सोच का नाम आएगा, जहाँ पे भी विज्ञान आ जाए तो कह देना एक सोच है। वो सोच किसी न किसी की, मनुष्य की होगी। और जरूर ना कि एक ही मनुष्य की सारी सोच हो, अलग अलग मनुष्य की काफी सारी हो सकती हैं। देखिए, दिखाए गए साधनों का प्रयोग हम दैनिक जीवन आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो जाएं, इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि दैनिक जीवन मतलब विज्ञान की ही देन है। देखिए, अगर हमारी सोच विकसित नहीं होती तो आज भी हम बैल से ही खेती कर रहे होते हैं। किसी व्यक्ति की सोच बदली, उसने ट्रैक्टर का आविष्कार कर दिया, और जैसे ही ट्रैक्टर का आविष्कार किया तो मतलब उसे क्या कहा गया? विज्ञान की देन है। ये सब कहाँ से मिला? विज्ञान ही तो है, सोच ही तो है। अगली चीज, घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविजन व रेडियो द्वारा किया जाता है। देख लीजिए, ये टेलीविजन क्या है? पहले से तो था ही ना, सब तो न्यूज़पेपर से अपनी जानकारी इस्तेमाल करते थे, यूज मतलब पढ़ा करते थे। अब क्या है? टेलीविजन से देश विदेश की घर बैठे न्यूज़ मिलती रहती है। ये सब क्या है? विज्ञान की ही तो देन है। यानी कि एक सोच डेवलप हुई, तब जाकर टीवी बना। वो सोच ही विज्ञान है। और क्या है? अगला है गैस के चूल्हा द्वारा शीघ्र खाना पक जाना। देखिए, हम अपने नॉर्मल चूल्हे पे ईंधन से खाना पकाते थे, और अब गैस आ गई है तो उससे क्या हुआ कि हमारी आंखों में धुआं कम, हम किसी भी टाइम खाना आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत में। तो क्या है? ये भी एक सोच ही है कि एक गैस को सिलेंडर में लिक्विड रूप में भरना, उससे हमारा खाना पकाना। इससे समय और श्रम, टाइम और मेहनत दोनों ही बचत होती है। वायु प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान, सब क्या विज्ञान के देन है, जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। हम यहाँ से हरिद्वार जाते हैं तो मात्र कुछ घंटों में तो वहाँ पे हरिद्वार की यात्रा तय हो सकती है, वरना तो बैलगाड़ी से जाते तो काफी समय हो जाता। अगला है विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही, यानी कि विज्ञान की खोज के बाद ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। जब कोई सोच डेवलप हुई है तभी तभी कुछ ना कुछ खोज हुई है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याओं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने में सहायता की है, बिल्कुल की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पानी उपलब्ध कराती हैं। देखिए, राजस्थान में नदी नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे सारे लोग प्यास से मरेंगे। तो हमने क्या करा? हमने वहाँ पे नहर निकाल दी, वहाँ पे बोरिंग गड़वा दी है। बोरिंग गड़वाना भी तो एक विज्ञान ही है कि बोरिंग गड़वाना है, मोटर चलवानी है, तब जाकर पानी निकलेगा। वो भी तो विज्ञान की ही देन है, वरना हम तो कुएं से निकालते थे पानी। कुआं खोदा, पानी आने लग गया, तब जाकर उसमें से पानी निकालते थे। तो ये सिस्टम था। तो विज्ञान में मतलब देख लेना, विज्ञान तो काफ़ी सारा अहम योगदान रखता है हमारे दैनिक जीवन में। उसके बावजूद देखिए क्या है, उत्तम बीज, आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवा उपलब्ध होती हैं। ये सब क्या है? विज्ञान की ही तो देन है। उत्तम बीज कैसे बनता है? देखिए, जैसे चावल आपने बोया
तो वो चावल उसी प्रकार का चावल निकलेगा। तो क्या होता है, हम जेनेटिक, एक चावल दो चावल, उनके जीन, उनके जो गुणसूत्र हैं उनको मिक्स करके कोई नया चावल उत्पादन करने की क्षमता देखते हैं। कोई नया चावल उत्पन्न हुआ तो क्या पता उसकी लेंथ लंबी हो, वो जल्दी पक जाता हो, वो खाने में स्वादिष्ट ज़्यादा हो। इस तरीके की हम जीन एडिटिंग करते रहते हैं ताकि हमें कुछ नई चीज़ मिले। हो सकता है कोई बीज ऐसा हो जाए जिससे एक ही टहनी से काफ़ी सारा चावल उत्पन्न हुआ, शायद हमारी उत्पादन क्षमता बहुत ग्रोथ कर जाए, बढ़ जाए, इस तरीके की। तो इस प्रकार के मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, जैसे कि आज ये सब क्या विज्ञान की ही देन है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान किया है। अभूतपूर्व का मतलब है जिसकी कोई लिमिट नहीं, काउंटिंग नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ सम्मेलन कौन सा हो रहा है, का सीधा प्रसारण, सीधा का सीधा हमसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, हम टेलीविजन पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। एक सोच उत्पन्न हुई है तभी तो ये कुछ हो पाया है। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उसका सही रूप से अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। मतलब मनुष्य हमेशा ही कुछ ना कुछ ज़्यादा कुछ खोजने के चक्कर में, कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉलेज लेने के चक्कर में, और जो मिली है उसको कुछ नया बनाकर उसका सही रूप से अच्छी जगह प्रयोग करना के लिए हमेशा प्रयत्नशील, मतलब हमेशा कंटिन्यू काम करता ही रहता है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने को इच्छुक होंगे। बिल्कुल है, जैसे कि अब आपको सर जैसे पृथ्वी है इस तरीके से और भी प्लेनेट तो है, तो सर क्या हम उन पर नहीं रह सकते? ये आपके मन में जानने की इच्छा है, इसको पढ़ाऊंगा मैं ज्योग्राफी में। कौन सा प्लेनेट है, वहाँ पे क्या कमी है कि हम वहाँ नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते, अगर रहे तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, ये हमारे मन के क्वेश्चन है। देखिए अब हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं जो विज्ञान ने खोजे। दूर संचार प्रणाली, ये सैटेलाइट है, ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। बोलते हैं ना कि जीपीएस, अपना लोकेशन सेंड कर, लोकेशन कहाँ से, कोई ऊपर कैमरा लग रहा है जो तुम्हें निकाल देकर देखो ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये सब क्या है, सैटेलाइट की देन है। दूर संचार प्रणाली, हमारे रेडियो एक्टिव सिस्टम है, जो भी रेडियो तरंगे से सिस्टम है, ये सब क्या है, सैटेलाइट से होता है। अगला आविष्कार रेलगाड़ी, ऐसा नहीं कि पहले इसका आविष्कार हुआ अगला इसका, को पहला किसी का भी हो सकता है। रेलगाड़ी, बस, कार, ये सब क्या है, उनके तो देन है, विज्ञान की तो देन है। ये ना होते तो हमारे जीवन में देख लो कितनी मतलब जीवन बेकार से हो जाता। अब सोचते हैं सर पहले भी था, देखिए अब पहले से अब के जीवन में बहुत अंतर है। उस टाइम पे जो साधन थे उनमें जीवन व्यतीत करना, अब जो साधन है उनके बारे में सोचकर व्यतीत करना, और आने वाली चीजों में कुछ बदलाव आएगा। देखिए अब टैक्सी, जो उड़ने वाली कार चल रही है कि नहीं, नई टेक्नोलॉजी आई है। तो ये वायुयान, टेलीफोन, ये सब क्या है, ये विज्ञान की तो देन है, जो हम आज तुमसे बोल पा रहे हैं, बतिया पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। परंपरागत, सर वर्ड मीनिंग में तो पढ़ा था, परंपरागत क्या है, परंपरागत है दादाजी के जमाने का, जो पीछे से चलता आ रहा है वैसा का वैसा। परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान मतलब जो चलता आ रहा है, तो वो जो आज है, आज के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, यानी कि जो पिछले से चलता आ रहा है उसमें क्या बदलाव होगा, आज की चीज क्या बनी। जैसे कि सपोज करो कि पीछे जो हमारे मम्मी जी हैं, दादी जी हैं, रोटी चूल्हे पे बनाते आ रही थी, लेकिन आज उस चूल्हे को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, गैस चूल्हे में। तो ये सब विज्ञान की देन है। तो परंपरागत चीजों में क्या बदलाव हुआ और वो आज में कैसे दिखाई देती है, ये सब क्या है, विज्ञान है। विभिन्न क्षेत्र, देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। किस तरह विज्ञान ने योगदान दिया है? विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। तालिका 1.1 में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाली साधनों को दर्शाया गया है। ये 1.2 है, तालिका 1.1। ये देखिए जिन्हें हम पहले यूज करते थे, ये परंपरागत है दादाजी के जमाने की, ये आज यूज कर रहे हैं, जिनसे हमें टाइम की और मेहनत की बचत होती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आविष्कार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर का आविष्कार होगा तो उससे खाना भी जल्दी पक जाएगा, तो खाना पकाने के लिए अलग आविष्कार हुआ है।
और खेत जोतने के लिए अलग आविष्कार हुआ है। पहला, भोजन के रूप में, भोजन के फील्ड में क्या आविष्कार हुआ, क्या पुरानी चीज को हमने नई चीज में कन्वर्ट किया। भोजन, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का पारंपरिक बर्तन, धातु से निर्मित बर्तन, ये सब चीज थे, ये सब क्या है, पारंपरिक चीजें हैं जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब इनकी जगह क्या बदल गए, गैस चूल्हा, विद्युत ओवन, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडिकन चूल्हा, ये सब क्या है, चेंज हो गए, विज्ञान की ही तो देन है। अगला है कृषि। कृषि में हल, बैल, कुआं, हरट, गोबर की खाद, ये सब यूज करते थे हम। गोबर की खाद उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में, हल खेत जोतने के लिए, बैल उस हल में लगाने के लिए, कुआं पानी सिंचाई करने के लिए। अब क्या है, हल की जगह ट्रैक्टर आ गया, बैल कुएं की जगह नहरें, ट्यूबवेल आ गई, और गोबर का खाद छोड़कर रासायनिक खाद आ गया, यूरिया, फास्फेट, ये सब उसके अंदर मिलते हैं। उन्नत बीज की कीटनाशक दवाएं आ गई हैं। इनका हमारे क्या है कि ये चेंज हुआ है। ट्रैक्टर, नहरें, ट्यूबवेल, ये सब क्या है, उन्हीं की तो देन है, विज्ञान की देन है। यातायात में हमारे क्या बदला हुआ, घोड़ा, तांगा, ये सब क्या, ये सब पुराने जमाने के वाहन है। अब क्या है, साइकिल है, कार है, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, इनमें हमारा विज्ञान की देन है, इन्हीं की वजह से तो हम हैं। यातायात, मनोरंजन, पहले हम क्या करते थे, नौटंकी, हमने कोई रासलीला देख ली, रामायण देख ली, बाहर खेल दिखाने वाला आ गया वो देख लिया। लेकिन अब क्या है, अब तो पबजी में चल रहा है, पबजी, टिकटॉक, ये सब क्या है, मनोरंजन का तो साधन है। घर बैठे वीडियो, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी गेम, ये सब क्या है, विज्ञान की देन के कारण ही ये सब पैदा हुए हैं। संचार, जो संचार कहते हैं, हमारी जो न्यूज़ है या एक दूसरे के कनेक्शन, जो इसमें संदेश वाहक, डाक विभाग, पहले इंडिया पोस्ट भेजा करते थे हम पोस्ट डाके से क्या करते थे, सर ये चिट्ठी पोस्ट कर देना उस एड्रेस पर, वो जाती थी 15 दिन बाद, तब जाकर वहाँ से रिप्लाई आता था 15 दिन बाद, यानी कि रिप्लाई आने जाने में कम से कम 15 दिन लग जाते थे। अब क्या है, सीधा SMS करो, ईमेल करो, मोबाइल टैक्स कर दो, कंप्यूटर से टेलीग्राम, इंटरनेट है, इसी सब क्या है, विज्ञान की ही देन है। चिकित्सा में क्या हुआ, रोगों की जांच है तो उपचार है तो दवाइयाँ। पहले क्या होता था, गए हकीम जी के पास, न हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, तो उसी के हिसाब से बुखार हो, सब कुछ हो, सब कुछ जड़ी बूटी देते करते थे। तो नाड़ी देखकर अनुमान लगाना, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, घरेलू उपचार करना, ये सब पहले काम होते थे। अब क्या है, अब तो भाई सब टेस्ट होता है, तुम्हारा टॉयलेट का टेस्ट अलग होगा, मल का टेस्ट अलग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोप, एंटीबायोटिक, एनालिसिस, ये सब क्या है, बिल्कुल अंदरूनी चेकिंग होती है कि अगर आपको नाक में प्रॉब्लम है तो नाड़ी का कोई मतलब नहीं होता, नाक की ही दवा दी जाएगी। नाक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अंदर की ये जाएंगे, जुकाम की पकड़ा दी। अब पहले उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है, तब जाकर उसको दवाई दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में, पहले गुरुकुल था, गुरुकुल प्रणाली, विद्यालयों में शिक्षा द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्यापन, यानी गुरुकुल में पास बैठकर शिक्षा दी जाती थी या उनको प्रैक्टिकल वहीं पे नॉर्मली कराए जाते थे। अब क्या है, अब जैसे कि मैं आपको पास बैठकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और ये सब क्या यूट्यूब या कुछ सैटेलाइट है जिनकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा योगदान है विज्ञान का बढ़ोतरी करने में। अगला है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या है, जहाँ पर तुम्हें आकाश नीला दिखाई दे रहा वो तो हमारा आकाश है, उसके जस्ट ऊपर एक काले कलर का दिखाई देगा, उसे कहते हैं स्पेस या अंतरिक्ष। उसमें क्या है, साधारण दूरबीन वेधशाला है। पहले क्या करते थे, दूरबीन लगाई और देख लिया कि अंतरिक्ष में कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या है, अब हम सीधा ऊपर सैटेलाइट भी भेज देते हैं कि वहीं से पता पड़ जाए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर किस चीज़ की कमी है। ये सब क्या है, विज्ञान ही तो है, सब कुछ विज्ञान है। विज्ञान के बिना तो आदमी अपंग है, यानी कि जैसे कोई उसका कुछ कट गया हो, टूट गया हो। रक्षा, भाला, तलवार, तीर धनुष, गदा, ये पहले लड़ाई में यूज होते थे। अब क्या है, तुम भाला लेकर आ जाओ, मैं बंदूक लेकर आ जाऊंगा, खत्म मामला, 2 मिनट की जंग है। तो पहले ये होते थे, पहले जंग जड़ती थी महाभारत। सपोज करो अगर महाभारत में किसी के पास परमाणु बम होता तो क्या इतने दिन तक युद्ध चलता, 1 दिन में खत्म था। आज क्या है, बंदूक, पिस्तौल, टोप, टैंकर, मिसाइल, परमाणु बम, ETC में हमने बढ़ोतरी कर ली है। अच्छा देखिए, ऐसा तो है नहीं कि विज्ञान ने हमें तरक्की कराई है तो सारे के सारे सही पॉइंट है, मतलब इनसे हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान भी हुआ है और वो नुकसान अभी पढ़ने वाले हैं, क्या नुकसान हुए हैं विज्ञान की खोज से।
यानी कि नुकसान तो कुछ है नहीं जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। हमने खुद ही इनका दुरुपयोग किया है, हमने खुद ही इनका अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं किया, इसलिए नुकसान के रूप में हमारे सामने आए हुए हैं। देखिए पहला है विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। असंभव लगने वाली बात का मतलब, जो सोचते थे यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, सपोज करो जैसे कि तुम कहते थे हम कभी उड़ थोड़ी नहीं सके, हम आकाश में जा नहीं सकते, उसके बावजूद भी विज्ञान की देन है कि हाँ जाकर हम आकाश में उड़ते हैं। तो असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव लगा पाया है। क्या सोच सकता था कोई हमारी बात वहां पे हो जाएंगी, इतनी दूर हो रही है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित नहीं किया हो। प्रभावित का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ चेंज नहीं लाया हो, या तो वो खराब कर दिया है या वो बहुत ही अच्छा कर दिया है, तो विज्ञान उसमें चेंज जरूर लाया है। विज्ञान से मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्राप्त हैं, यानी कि जहां एक खोज ट्रैक्टर से दुनिया भर की सुविधा प्राप्त है, वहीं इनके दुरुपयोग भी हैं। दुरुपयोग असंयमित, देखिए यहाँ पे लिखे, दुरुपयोग असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसके दुरुपयोग यानी कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल, या असंयमित उपयोग अनलिमिटेड प्रयोग से क्या है नुकसान भी हो सकते हैं। सपोज करो ट्वेल है, ट्वेल में हमने भाई पानी देने के लिए वो खोज की थी, होगी ठीक है पानी दे रहे हैं, लेकिन अब अनलिमिटेड में उसमें पानी चलाए जा रहे हैं, तो उसलिए हम नुकसान कर रहे हैं ना अपने पानी का। एक तो पीने के लिए पानी वैसे बहुत कम है, दूसरा हम नुकसान कर रहे हैं। तो असीमित उपयोग कि उस पर कोई कंट्रोल ना चला कर छोड़ दी, चलती जा रही, किसी और के खेत में पानी भर गया, अपने भर गया, नाका टूट गया, बहरा पानी, ये सब चीजें। देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। देखिए हमने कार तो बना ली, समय बचा लिया, मेहनत बचा ली, फैसिलिटीज उठा ली, लेकिन अंधाधुंध कार बनाने से नुकसान भी अपने कर लिया, पर्यावरण प्रदूषित कर लिया। अब पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इसलिए ही ये वायरस है। कोरोना वायरस सबसे जो मेन मुद्दा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही है। अगर प्रदूषण ना होता, हरा भरा जंगल होता, वातावरण अच्छा होता, तो ये ना होता। ठीक, तो जो डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में ठीक है हमने मतलब खोज करी, लेकिन अत्यधिक ज्यादा चलाने से इसमें इफेक्ट तो पड़ता ही है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। देखिए हमने उर्वरक खाद डाल डाल के पैदावार अच्छी कर ली, तो हमें कृषि उत्पादन में यानी कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी तो हुई है। दो बोरी चावल की जगह हमें 10 बोरी प्राप्त तो हुए हैं, बट हमने क्या करा अनुचित प्रयोग से, मतलब जैसे कि भाई एक लिमिट हो रहा है, मेरी ज्वार ना उगरी तो कोई बात ना, उसमें थोड़ा खाद डाल दें, पर तुम क्या हो कि अनलिमिटेड खाद पे खाद डाल कर जो ज्वार 3 महीने में बड़ी होनी थी वो 2 महीने में बड़ी हो गई। अब तुम्हें फायदा तो हुआ उस महीने, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस खाद का इतनी ज्यादा मात्रा में यूज करने से वहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, खत्म सी मान लो, खत्म हो गई। उसका बाद में मतलब ज्यादातर मिट्टी पर खाद के प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो यही लिखा हुआ होगा। किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, मृदा में मिट्टी होती है, मृदा प्रदूषण एवं जल प्रदूषण का संकट में खतरा उत्पन्न यानी कि पैदा हो गया है अत्यधिक प्रयोग से। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। अब कोई अगर नदियों के किनारे खेत है तो खेत में हम खाद डालते हैं, अब बारिश पड़ा वो खेत का पानी बह गया, नदियों में पहुंच गया, तो नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ, सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। अब केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? वो केंचुआ जो है जो मतलब जमीन को भुरभुरारी करता है, खोद कर उसके अंदर हवा जाती है और हवा में होती है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को वैसे तो लेते नहीं हवा के रूप में, लेकिन वो जब थोड़ी बहुत पानी जमीन के अंदर घुस जाती है उन केंचुओं के घर के रूप में और वहां पानी चला जाता है, तब जाकर वो थोड़ी बहुत यूजफुल हो जाती है। इसलिए ही केंचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों को बढ़ाने में किसान की मदद करता है। और जब किसान अंधाधुंध खाद का यूज कर रहा है, यूरिया का यूज कर रहा है, तो ये मरेंगे नहीं। अब तो इनकी जो ये मरते चले गए और किसान ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अगला है
भूजल से असीमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। देखिए, पहले नल थे सबके घर में, लिमिटेड पानी खर्च होता था क्योंकि खींचना पड़ता था। अब समरसेबल लगवा लिए, चटक ने दवाई, चल रहा आधा घंटा चल रहा, चलन दो। किसी की बाइक धो रही है उसी से, किसी की भैंस नहा रही है। 2 बाल्टी के पानी में हम 6 बाल्टी पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तो है पानी बर्बाद करना, एक है पानी असंयमित बर्बाद करना, अनलिमिटेड, जिसकी कोई हद नहीं। तो वो होता है कि हमने इसका गलत उपयोग किया। हमने तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले संगीत, भाई ठीक है, संगीत हमने इसलिए उत्पन्न किया कि हम मतलब डिप्रेशन में या किसी अच्छे उत्साह पर मनोरंजन कर लें। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पैज हो रही है, मेरा डीजे तगड़ा, तेरा डीजे तगड़ा, उसका डीजे तगड़ा, यानी कि क्या है, बेस ध्वनि प्रदूषण हो रहा है बहुत ज्यादा, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बंदा हमेशा फैक्ट्री एरिया में है ना, तो वो ऑटोमेटिक ही चिड़चिड़ापन होता है उसके अंदर, वो हमेशा ही चिड़चिड़ा होता है क्योंकि परमानेंट साउंड में रहता है। उससे हमारे मस्तिष्क पे यानी कि दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो मेंटेलिटी है वो खराब होती चली जाती है। तीव्र ध्वनि से, तीव्र में तेज ध्वनि, मानव बस्तियों में कूड़ा कचरे अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो जा रहा है। क्या है, हम जो बस्तियों में कूड़ा कचरा फेंकते हैं, फेंक दिया, डाल दिया, बस वहां कूड़ी बन गई। लेकिन अगर उनका कोई डालने का पर्टिकुलर वे होता है कि गीला कचरा इधर, सूखा कचरा इधर, जो कभी ना गलता पिन्नी कांच कचरा वाला इधर, तो आज हम इस समस्या का मतलब सामना नहीं कर रहे होते जो आज पेंडिंग में है। तो उसकी भी कमी है। देखिए, ये रेडियोधर्मी विकिरण है, ये ओजोन परत में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, जब वायुमंडल पढ़ाऊंगा उसी में यूज होगा। अभी के लिए इसको लंबा खींचने में कोई फायदा नहीं है, तो बाद में पढ़ेंगे इसे। अगला, परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा में नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों का जीवन अंत हो गया। देखिए क्या है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम है, हमने बनाया था कोयले की खदानों के लिए, किसी अलग तरीके की यूजफुल चीजों के लिए। लेकिन अमेरिका ने क्या करा, जब द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब पूरी दुनिया में युद्ध चलना, उसमें कई सारे देशों ने भाग लिया था कि मैं भी लड़ूंगा, मैं तेरी तरफ से, मैं उसकी तरफ से। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने, ये जापान एक देश है, उसमें तो शहर है, एक हिरोशिमा एक नागासाकी, इन पर परमाणु बम से अटैक कर दिया। पलक झपकते वहां कई लाख लोग मर गए, कई लाख। और ये इतनी बुरी कंडीशन है कि देख लिए ये विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से 1945 तक, और आज 50 साल से भी प्लस, 70 साल से प्लस हो चुके हैं उस बम को गिरे हुए। लेकिन आज भी वहां की जनता जो है अपंग पैदा होती है, विकलांग। तो देख लो कितना नुकसान है। इसका हमने गलत यूज करा तो मतलब हमें को झेलना पड़ा। तो विज्ञान का उन्होंने खोज तो करी, लेकिन उसका असीमित प्रयोग करना, गलत जगह यूज करना, वो हमारे लिए ही नुकसान है। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। ये सब पढ़ाऊंगा उसमें, ओजोन मंडल से पढ़ाऊंगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में कोई गैस भरी जाती है, ठीक है, इस गैस से जब ये लीकेज होती है, मतलब देखिए फ्रिज की गैस कभी ना कभी तो खत्म होती है, 2 साल 3 साल, एसी की भी गैस खत्म होती है। तो ये जो गैस है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा देती है, जो हमारी ओजोन परत के लिए नुकसान करता है, और ओजोन परत हमारी रक्षा करती है बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बारे में डिटेल में पढ़ूंगा कुछ दिन बाद। फिलहाल के लिए ये याद रखो कि एसी ठीक नहीं है, फ्रिज ठीक नहीं है। इसने हमें फायदा दिया ठंडी करने चीजों का, लेकिन ये नुकसान बहुत ज्यादा दे रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल व डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्साइड की वृद्धि हो जाना, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। आप कहीं ट्रैफिक में जाते हो सफर में, तो देखते हो ना आपके सिर में दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? पोल्यूशन के कारण होता है। अगर ये ट्रैफिक बहुत ही कम होता या हमारे आसपास पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते तो पोल्यूशन बहुत कम होता, इससे हमारे सिर में दर्द नहीं होता। लेकिन स्थिति आज ऐसी है कि अंधाधुंध हमने जो कार बना बनाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कर ली, मार ली है, और अब अपना जीवन जो है हम संकट में डालते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, लेक्चर नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें आपके पढ़ने वाली चीजें काफी सारी हैं, समझने वाली काफी चीजें हैं, पढ़कर जरूर आइएगा। कल अगर आओ आप तो एक बार तो आप पढ़ चुके,
लेकिन आने से पहले 5 या 10 मिनट में वीडियो को स्पीड से करके देख लेना, तब जाकर हम आगे का चीज़ समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। और हाँ, जाते जाते जब छोटा पर्दा हो जाता है, एक लाइक पर अंगूठा और मार देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।